Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 3 Biology FSC part 1 and the topic from chapter 11, that is cellular respiration. Dear student, first of all I will discuss about what is cellular respiration. सेलुलर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में बनाई जाती है और ये जो एनर्जी बनाई जाती है इनके अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनके थ्रू जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक फूड होती है उसके अंदर CH बॉन्ड होता है, उस CH बॉन्ड को तोड़ा जाता है और उसके तोड़ने के नतीजे में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है जो कि सेल जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाती हैं स्टेजेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। मतलब कि सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तो वो उनको किन किन स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है या उनके अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर स्टेज आती है वो है ग्लाइकोलाइसिस। देन हमारे पास होती है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, उसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल हम इसे बोल सकते हैं, और लास्ट पे जो है वो हमारे पास आती है रिस्पायरेटरी चेन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। Glycolysis is composed of two words, glyco and lysis. Glyco mean glucose and lysis mean breakdown. ग्लाइकोलाइसिस जो बेसिकली जो होता है इसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं वो टूटते हैं और उनके टूटने के नतीजे में पायरुविक एसिड बनता है या पायरुवेट बनता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद बच्चे अगर हम अक्रंस के हवाले से बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर कहाँ हो रहा होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोसोल के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, और साइटोसोल आप लोग जानते हैं कि साइटोप्लाज्म का सोलबल पार्ट होता है जिसको हम साइटोसोल कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके जो है वो उसको पायरुवेट के अंदर चेंज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो जाता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो जाता है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन भी है और एनारोबिक रिस्पायरेशन भी है। ठीक है, इन दोनों का जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आता है खा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, तो ग्लूकोज के टूटने के नतीजे में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आता है वो पायरुविक एसिड आता है, या हम इसको बच्चे पायरुवेट बोल सकते हैं क्योंकि पायरुवेट और पायरुविक एसिड एक ही चीज़ होती है। उसके बाद देखिए कि ये जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक करता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास एक सिंगल स्टेप होता है, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो स्टेप की सीरीज़ होती है जिनके थ्रू जो है वो हमारे पास ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट के अंदर चेंज होता है, और हर स्टेप को जो है वो कैटलाइज करता है एक स्पेसिफिक एंजाइम चूंकि आपकी बुक के अंदर जो है वो डिस्कस नहीं किए गए, लेकिन जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है इनके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि हर स्टेप को क्या कर रहे होते हैं, उसको स्पीड अप कर रहे होते हैं, उसको प्रोसीड कर रहे होते हैं ताकि फर्दर जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हासिल हो सके। ठीक है, इसके अलावा बच्चे एंजाइम के अलावा कुछ हमारे पास साइटोसोल के अंदर ऐसे जो है एंजाइम्स होते हैं या ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इनके अंदर क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि एंजाइम के साथ साथ ATP भी रिक्वायर्ड होती है, और कुछ को एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास है NAD। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये को एंजाइम है जो कि एंजाइम के साथ मिलकर क्या करते हैं, स्टेप को प्रोसीड करते हैं या केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। उसके बाद बच्चे अगर हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करें तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर बच्चे दो फेजेस होती हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर फेज होती है उसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपने आप को प्रिपेयर करता है प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो इसकी सेकंड फेज होती है उसको हम ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। इसको हम पे ओ फेज भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें जो हमारी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स होती है वो हमें हासिल हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि इस फेज़ के अंदर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एनर्जी को बनाने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ATP की फॉर्म में।
अब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो उनको टूटने के लिए जो है वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब कि जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में अंदर चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है कि एटीपी आता है, एटीपी आपको पता है कि एनर्जी सोर्स है, ठीक है। ये आके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है जिसके नतीजे में ये जो एटीपी होता है ये अपना फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो ग्लूकोज को दे देता है, जिसके मुकाबले में हमारे पास क्या बनती है, एक प्रोडक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो 6 कार्बन होता है, तो उसकी जो 6 वाली कार्बन होती है उसके साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनती है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर आइसोमराइजेशन होती है, एक आइसोमरेज एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ग्लूकोज है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं, ठीक है। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है और जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट है, इस वजह से हम इसको आइसोमर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन जाता है। पहले यहाँ देखें कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है और यहाँ हमारे पास क्या बन चुका है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन चुका है। बेसिकली यहाँ क्या हुआ है कि एक एटीपी पहले फेज में जो है वो यूज़ हुआ है। अब सेकंड फेज के अंदर क्या हो रहा है कि एक दूसरा एटीपी मॉलिक्यूल आता है जो कि किसके साथ रिएक्ट करता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनती है। यहाँ ये अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा कि इसके साथ 1,6 का ये मतलब नहीं है कि इसके साथ 7 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। इसका ये मतलब है कि जो 1 है और 6 है ये पोजीशन को जो है वो शो कर रहा है कि जो हमारे पास ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज जो हमारे पास आइसोमर बना है, इसकी फर्स्ट वाली और 6 वाला जो कार्बन है उसके साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं 1,6 बाइफॉस्फेट। फर्दर हमारे पास क्या होता है, G3P बनता है। G3P हमारे पास क्या होता है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, ठीक है, ये आगे डिवाइड होता है 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। एक मॉलिक्यूल जो इसके अंदर बनता है वो हमारे पास होता है 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, या हम उसको G3P का नेम भी दे सकते हैं। G फॉर ग्लिसरल एल्डिहाइड एंड 3 फॉस्फेट, मतलब इसके साथ जो है इसकी जो थर्ड वाली पोजीशन है उसके साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और ग्लिसरल एल्डिहाइड हमारे पास जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अब ये देखिए कि हमारे पास फ्रुक्टोज जो है वो ये 6 कार्बन है, ये टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, एक हमारे पास बनाएगा G3P और दूसरा हमारे पास बनेगा DAP। DAP जो है वो हमारे पास क्या होगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, DAP से कर सकते हैं, तो या हम इसके साथ जो दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है उसको हम G3P कहते हैं। उसके बाद बच्चे इसकी जो सेकंड फेज़ है जिसको हमने पेओ फेज़ का नाम दिया था कि मतलब ऑक्सीडेटिव फेज़ बनती है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास एनर्जी रिच फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो बनते हैं। पहली फेज़ के अंदर एटीपी को यूज़ किया जा रहा था, सेकंड फेज़ के अंदर जो कि ऑक्सीडेटिव फेज़ है इसके अंदर क्या हो रहा है कि उस एनर्जी को जो है वो बनाया जा रहा है, एटीपी एनर्जी को बनाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कि इसके अंदर क्या होगा कि हाई एनर्जी जो है वो फॉस्फेट बॉन्ड्स जो है वो बनेंगे, जिसके नतीजे में एनर्जी जो है वो स्टोर की जाएगी। इसके अंदर भी बच्चे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। मतलब इसके साथ जो ग्लिसरेट मॉलिक्यूल है इसके जो है फर्स्ट और थर्ड वाले पोजीशन के साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 2 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो PGAL को हमने पीछे देखा था कि G3P का नेम हमने इसको दिया था, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, ठीक है। इसके अंदर से क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होते हैं और क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं कोएंजाइम को, ठीक है। ये हमारे पास कोएंजाइम है जिसको हमने नाम दिया था निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है।
अब क्या होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहे हैं, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसके अंदर जो PgAl का मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। अब चूंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो रही है, मतलब NAD जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ बात क्लियर कीजिएगा कि PgAl के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, और NAD जो है वो रिसीव कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि जो सेकंड फॉस्फेट ग्रुप होगा वो मॉलिक्यूल के अंदर ऐड होगा, कहाँ से, फ्रॉम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, जो इसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगी वो क्या होगी, वो ATP के साथ रिएक्ट करेगी, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ATP मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बन जाएगा वो होगा बाइफॉस्फोग्लिसरेट होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो PgAl है, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, एनर्जी रिलीजिंग, या जो हम ये कह सकते हैं एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, इसके अंदर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ 3Pg। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट था, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। मतलब इसके अंदर जो है वो एक जो है ATP फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, वो रिलीज हो गया है, और इसकी सिर्फ थर्ड वाली पोजीशन के साथ क्या रह गया है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट रह गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये अपना 3Pg ने क्या किया है कि जो हमारे पास 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बना था, इसने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप दिया है, और उसके नतीजे में जो हमारे पास बना है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है। अब देखिए कि ये जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होगा ये दोबारा से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसको, ATP को, ताकि ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाए और हमारे पास जो है वो एनर्जी सोर्स जो है वो हासिल हो जाए। उसके बाद हमारे पास क्या होगी, फॉर्मेशन होगी 2Pg की। अब हमारे पास क्या होगा कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। यहाँ बच्चे देखिएगा कि सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, किस चीज़ की, फॉस्फेट की। यहाँ हमारे पास ग्लिसरेट के साथ जो है वो थर्ड वाली कार्बन के साथ क्या था, फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट ही है, लेकिन 2 फॉस्फेट है, मतलब इसकी जो सेकेंड वाली कार्बन होगी उसके साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। उसके बाद 2Pg से जो है वो एक आगे फर्दर बनाई जाती है, प्रोडक्ट बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं फोस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, फोस्फोइनोल पायरुवेट बनाया जाता है। इसको हम कैसे जो है लिख सकते हैं कि फ्रॉम 2Pg और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब ये जो 2Pg है, ठीक है, इसमें से जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो बनती है फोस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, इसको हम पेप का नेम भी देते हैं। ठीक है, P फॉर फोस्फो, ठीक है, और E फॉर इनोल एंड P फॉर पायरुवेट। ये मॉलिक्यूल कब बनता है, जब 2Pg में से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है। उसके बाद लास्ट पे जो हमारे पास जो हमारी एंड प्रोडक्ट है, मतलब हमने वेरी स्टार्ट में कहा था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होके किस में चेंज होता है, पायरुवेट बनाता है, जिसको हमने पायरुविक एसिड का नेम दिया था। अब देखिए कि हमारे पास क्या आ चुका है, पेप आ चुका है, फोस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये अपना फॉस्फेट ग्रुप देता है किसको, ADP को, और ADP जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ATP में। मतलब अडीनोसिन डाइफॉस्फेट था, मतलब 2 फॉस्फेट थे, एक इसने इस किससे लिया है, पेप से लिया है, पेप ने अपना फॉस्फेट इसको दे दिया है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, पायरुवेट बन जाएगी। ठीक है, पहले पेप था, पेप ने अपना क्या किया है, फॉस्फेट ग्रुप दे दिया है ADP को, और ADP ने जो है वो कन्वर्ट हो गया है ATP के अंदर, और हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आई है वो है पायरुवेट। उसके बाद देखिए कि बेटा जी जो हमारे पास पायरुवेट होता है, ये देखिए कि ये हाफ होता है किस चीज़ का, ग्लूकोज का। ठीक है, अब देखिए कि ये कैसे मतलब हाफ में चेंज होता है कि ग्लूकोज की जो है वो ऑक्सीडेशन होती है। कैसे कि मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो देता है, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं ये पूरा साइकिल जो है वो आपको दिखाया गया है। पहले हम लोगों ने इसकी पूरी जो है वो डिटेल जो है वो स्टडी की है। ठीक है, अब हमने देखना है कि साइकिल के अंदर जो है ये कैसे बनता है। सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या हुआ था कि ये जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये इंटर होता है कि इसके अंदर साइटोसोल के अंदर। अब इसके अंदर 2 फेजेज होती हैं, एक हमारे पास होती है
प्रिपरेटरी फेज, जिसके अंदर जो है वो सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। दूसरी हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, मतलब एटीपी बनती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज ने क्या किया है कि एटीपी के साथ रिएक्ट किया है। एटीपी ने क्या किया है, अपना फॉस्फेट ग्रुप दे दिया है, किसको, ग्लूकोज को। अब ग्लूकोज के साथ जो है वो 6 कार्बन होती हैं, ठीक है। अब इसकी जो 6 वाली कार्बन होगी उसके साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि यहाँ आइसोमराइजेशन होगी, मतलब आइसोमरेज इंजाइम आएगा जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद देखिए कि बच्चे यहाँ एक हमारे पास एटीपी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, एक एटीपी यहाँ देखें। अब दूसरा एटीपी आया है, वो दोबारा से क्या हुआ है कि उसने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को एक दूसरा फॉस्फेट ग्रुप दे दिया है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। पहले उसके पास एक फॉस्फेट था, अब एक से एटीपी ने क्या किया, अपना फॉस्फेट ग्रुप दे दिया है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या बनी है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनी है, बाइफॉस्फेट बनी है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना है ये आगे स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। ये 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाएगा। 3 मॉलिक्यूल के अंदर एक हमारे पास बनाएगा एल्डो फॉर्म और एक हमारे पास बनाएगा जो है कीटोन फॉर्म, ठीक है। कीटो फॉर्म जो इसके अंदर बनेगी वो हमारे पास बनेगी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी G3P, ठीक है। ये हमारे पास है ग्लिसरल एल्डिहाइड, मतलब इसके पास एल्डो ग्रुप है और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है इसके पास कीटो ग्रुप है, ठीक है। अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये भी फर्दर जाके G3P में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों तरफ जो है वो रन करता है और रन करके जो है वो पारुवेट बनाता है। तो आपको याद होगा कि आप लोगों ने जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा था तो उसके नतीजे में हमारे पास 2 पारुवेट बने थे, ठीक है। तो वो इस तरह बनते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो 2 तरह के साइकिल आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए कि दोनों साइड पे एक ही तरह के जो है वो साइकिल है, क्योंकि G3P बन रहा है, तो G3P से आगे फर्दर हमारे पास क्या बनता है कि NAD जो है वो किस में चेंज हो जाता है, NADH2 के अंदर चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये अपना जो हाइड्रोजन है वो जो है इसके अंदर से निकलता है, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, ठीक है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है ये अपना फॉस्फेट ग्रुप दे देता है एडीपी को ताकि एटीपी बना सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि इसने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप दे दिया है, एक इसकी फर्स्ट वाली पोजीशन के साथ अटैच है और इसकी थर्ड वाली पोजीशन पे अटैच है। अब थर्ड वाला वहीं रहेगा, जो फर्स्ट वाला होगा वो क्या होगा, वो एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगी वो बनेगी 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगी, ठीक है। मतलब इसके पास एक ही फॉस्फेट ग्रुप रह गया है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसके अंदर जो हमारे पास पोजीशन चेंज हो जाएगी फॉस्फेट की, ठीक है। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। पहले थर्ड वाली कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, अब क्या है, सेकंड वाली कार्बन के साथ है। अब ये जो हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट आगे बनेगी वो होगी पेप। और पेप हमारे पास क्या है, फोस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। अब फोस्फोपायरुवेट जो होगा इसमें से दोबारा से एक फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा और वो जाके एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। डाईफॉस्फेट को ट्राईफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा और जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आ जाएगी वो होगी पायरुवेट, ठीक है। इसी तरह बच्चे यहाँ देखें कि यहाँ भी हमारे पास वही स्टेप्स हो रही हैं जो कि यहाँ हो रही हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या बनता है, G3P बनता है और G3P के अंदर भी उसी तरह हमारे पास क्या होगी, एटीपी जो है वो बनती जाएंगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 हमारे पास एटीपी इस्तेमाल की गई थी वेरी स्टार्ट में, ठीक है, और 4 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। कितनी हो रही हैं, 4, ठीक है। और हमारे पास इसके अंदर नेट प्रोडक्शन कितनी आएगी, मतलब इसको इस जो प्रोसेस से है हमें कितना फ़ायदा हुआ है, तो हमें 2 एटीपी का हुआ है। कैसे कि 2 तो यूज़ हो गई थी, ठीक है। अगर हमने प्रॉफिट की बात करनी हो तो प्रॉफिट तो 2 का ही हुआ है, 2 तो इस्तेमाल हो गई हैं। आपने कहना ये है कि प्रोड्यूस जो है वो 4 हुई हैं, लेकिन जो हम नेट प्रोडक्शन की बात करते हैं कि हमें इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो 2 एटीपी का हुआ, ठीक है। ये था बच्चे आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया हो।